जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोहा और इस्पात उद्योग टॉपिक के अंतर्गत भी इस उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ। आपको इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से ही समझना है क्योंकि हर लाइन अपने आप में एक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनता है। तो शुरू करते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, सबसे पहले 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी में संयंत्र लगाया गया। और कुल्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और यहां पर केवल ढलवे लोहे का ही उत्पादन होता था। हालांकि अगर इससे पहले बात करूं तो 1779 के अंतर्गत तमिलनाडु के आकार्ड जिले में भी प्रयास किया गया था, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो ध्यान दीजिए, 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा कुल्टी पश्चिम बंगाल में आयरन और स्टील का एक प्लांट लगाया गया था। इसके बाद बारी आती है 1907 की। 1907 जमशेदजी टाटा, नाम सुना है आपने? जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है टिस्को। तो आपको यह भी ध्यान रख लेना है, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, टिस्को का पूरा नाम बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई। कहां पर की गई? उस जगह का नाम भी जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर, जिसका पुराना नाम सांकची था। सांकची जो आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वो झारखंड में है। और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, 1907 में प्राइवेट सेक्टर में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना झारखंड के जमशेदपुर के अंदर की गई। यह निजी क्षेत्र की एक कंपनी थी। उसके बाद बारी आती है 1918 की। 1918 के अंदर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर क्षेत्र में, बर्नपुर के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई? इसको की, IISCO यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और यह भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी। तो गौर कीजिए, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई और 1918 में इसको की स्थापना हुई। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई और इसको की स्थापना बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हुई। और 1918 में ही पश्चिम बंगाल के हीरापुर के अंदर स्टील प्लांट है वो स्थापित हुआ था। तो अब तक पश्चिम बंगाल के हमने 3 प्लांट पढ़ लिए। एक तो कुल्टी में, दूसरा बर्नपुर में और तीसरा हीरापुर में। ध्यान दीजिए, इसको की स्थापना भी बर्नपुर में हुई और पास में बर्नपुर में ही स्टील प्लांट है वो लगाया गया था। तो पश्चिम बंगाल में 3 प्लांट हो गए, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। और ये इसको भी निजी क्षेत्र की है और टिस्को भी निजी सेक्टर का प्लांट था, उद्योग था। उसके बाद बारी आती है 1923 की, जहां पर सरकारी प्रयास है वो शुरू होते हैं 1923 में। ध्यान दीजिए, 1923 में हम सार्वजनिक सेक्टर में बात कर रहे हैं। तो यहां पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स या कंपनी VISW या VISL या VISCO, विस्को। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। कहां पर हुई? कर्नाटक के भद्रावती जगह पर। कर्नाटक के अंदर भद्रावती में VISW की स्थापना हुई, जो सार्वजनिक सेक्टर की पहली जो कंपनी थी। तो ये बहुत अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। 1907 में टिस्को, 1918 में इसको और 1923 में विस्को, VIS
आज हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। विस्को, तो टिस्को, इसको और विस्को, ठीक है। 1907, 1918, 1923 जमशेदपुर, बर्नपुर और भद्रावती, यहां तक की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा देश आजाद हो गया। आजादी के बाद हमने बात की, योजना आयोग की स्थापना हुई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। तो हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उस योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष जो जोर है वो दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिए, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े स्टील के प्लांट लगाए गए। कहां कहां लगाए गए ये देखें। राउरकेला, शॉर्टकट याद रखने के लिए लगा देता हूं आर, यानी राउरकेला। राउरकेला कहां है? उड़ीसा के अंतर्गत। और पहली बार इन उद्योगों की, इस प्लांट की स्थापना में हमें विदेशी सहायता ली, दूसरे देशों से हमने सहायता ली। तो राउरकेला में हमने जो प्लांट लगाया उसमें पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित हुआ। तो ध्यान दीजिए, राउरकेला उड़ीसा में हमने जो प्लांट लगाया वो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया। यहां मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, पश्चिमी जर्मनी की 2 कंपनियां थी, एक का नाम था क्रुप्स और दूसरी का था डिमांग। तो क्रुप्स और डिमांग कंपनी थी, उन्होंने पैसा लगाया था राउरकेला के स्टील प्लांट पर। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। और भिलाई छत्तीसगढ़ में जो प्लांट लगाया उसके अंदर इन्वेस्ट किया था सोवियत संघ ने। सोवियत संघ उस टाइम था, आज हम जिसको एक बड़ा देश है रूस के नाम से जानते हैं। और तीसरा दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक बार फिर आप समझिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच थी, इस दौरान आयरन एंड स्टील उद्योग की हम बात करें तो 3 बड़े प्लांट स्थापित हुए थे। एक राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में और तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। जो राउरकेला वाला है वो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, भिलाई वाला है वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, और दुर्गापुर वाला जो प्लांट है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भी, कौन सा, किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरबीडी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर 3 प्लांट है वो स्थापित किए गए थे आयरन एंड स्टील के। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 66 के बीच क्या किया है? एक तो इन तीनों प्लांट के अंदर ग्रोथ की बात की गई भी, यहां पर प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। साथ में एक नया प्लांट स्थापित किया गया बोकारो कहां पर है? झारखंड में। तो झारखंड राज्य के बोकारो स्थान पर सोवियत संघ के सहयोग से, ध्यान दीजिए, बोकारो भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित एक स्टील प्लांट है, एक स्टील इंडस्ट्री है। तो ध्यान दीजिए, बी यानी भिलाई ये भी सोवियत संघ से है, और दूसरा बी बोकारो ये भी सोवियत संघ से है। कंफ्यूजन कई बार ये रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है भी यार यहां पहले दूसरी में बोकारो है, भिलाई है। तो ध्यान दीजिए, आरबीडी में हमारा बी पहले भिलाई है, ठीक है। और बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो की स्थापना हुई झारखंड में, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित है। तो सोवियत संघ से हमारे 2 प्लांट स्थापित हुए, एक तो भिलाई वाला और दूसरा बोकारो वाला स्थापित हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा, हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न बनती है। उसके बाद बात करते हैं, आपको पता है 3 साल की वार्षिक योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजनाएं आई। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी स्टील के 3 प्लांट स्थापित किए गए, और वो तीनों कहां और कौन से राज्य में है उसकी बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट स्थापित हुए। एक तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा विजयनगर कर्नाटक में, और तीसरा सेलम तमिलनाडु में। तो 3 हो गए, सेलम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में, एपी के अंदर स्थापित हुआ।
तो अब तक की हम बात करें मोटी मोटी 1870, फिर 1907, 18, 18, 23 और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आ गया और चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े विशाखापट्टनम, विजयनगर और सेलम के अंदर जो आयरन प्लांट है यानी आयरन इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब एक चीज यहां अच्छे से समझिए, अब तक तो हमने ये समझा भी टिस्को और इसको ये प्राइवेट सेक्टर में थी और जो हमारी विस्को है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स या कंपनी है, वो सार्वजनिक सेक्टर की यानी सरकारी क्षेत्र की, गवर्नमेंट सेक्टर की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी। अब धीरे धीरे वक्त के साथ क्या हुआ उस बात को आपको समझना है। आप ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई होगी तो मैं इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर अब समझते हैं भी धीरे धीरे क्या हुआ, भारत सरकार ने इन कंपनियों की व्यवस्थार्थ एक नई अथॉरिटी की स्थापना की, उसकी बात करते हैं और वो है SAIL, सेल जिसको कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, बाद में सेल की स्थापना कर दी। अब यहां पर एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, क्या सेल की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिए, सेल की जो स्थापना है वो 1974 में की, 1974 के अंतर्गत सेल की स्थापना हो गई। अब ये सेल मैंने कहा भारत सरकार ने यानी सार्वजनिक सेक्टर की एक अपनी अथॉरिटी है वो स्थापित होगी। अब बात आता है भी सेल है वो किन किन स्टील प्लांट के ऊपर अपना अधिकार रखता है। एक तो ये समझ लीजिए आप, ये जो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के ये चारों प्लांट, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, ये चारों प्लांट है वो सेल के अधीन है। अब तो यानी इन चारों की व्यवस्था अब कौन संभालता है? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, इसकी व्यवस्था संभालता है अब सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1974 में स्थापित हुआ, वो ही सारा काम इसका देखता है। और उसके बाद क्या हुआ, इसको ये लीजिए, ये रहा 1918 में स्थापित हमारा जो इसको है IISCO, ये भी अब सेल के अधीन है। ध्यान दीजिएगा, इसको सेल के अधीन है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमने कहा 1918 में इसको की स्थापना होगी बर्नपुर में, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया भी पश्चिम बंगाल में इस 1918 तक कितने बड़े स्टील के प्लांट थे? 3। एक कौन सा था? कुल्टी, ये देखिए, ये रहा कुल्टी वाला। दूसरा बर्नपुर के में ही इसको का ऑफिस है और बर्नपुर में ही एक आयरन का जो प्लांट था, 2 हो गए। और तीसरा हो गया हीरापुर। तो 1936 के आसपास क्या किया गया, कुल्टी और जो हीरापुर वाला जो प्लांट था वो इसको के अंडर में आ गया। उसके बाद 1953 तक क्या हुआ, जो बर्नपुर वाला जो प्लांट था वो भी इसको के अंडर में आ गया। तो इसका मतलब 1953 तक इसको के अधीन 3 प्लांट हो गए, कुल्टी वाला भी आ गया, बर्नपुर वाला भी आ गया और हीरापुर वाला आ गया। यहां एक चीज और आप समझ ले, ये तीनों जो प्लांट है ये संगठित रूप में काम करते हैं, ये अलग अलग नहीं है। कुछ चीजें यहां बनती है, कुछ यहां बनती है, उसका कुछ रूप यहां बदला जाता है, फिर उनको असेंबल होता है, एक तरीके से आप ये समझिए। तो इसका मतलब ये है भी कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर के जो तीनों प्लांट है वो तीनों संगठित रूप में काम करते हैं। अब क्या हुआ, 14 जुलाई 1976, तारीख ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई 1976, ये तारीख भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई 1976 को इनका यानी कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, इनका प्रोडक्शन जब कम होने लगा तो भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया।
यानी इसको पर अधिकार किसने कर लिया? भारत सरकार ने कर लिया। ध्यान दीजिए 14 जुलाई 1976 को इसका स्वामित्व यानी इसको का स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये तो वो तारीख है जब इसका अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद जो तारीख आती है ये लागू कब से हुआ 1976 वाला? तो ये हुआ 1 अप्रैल 2005 से। तो 1 अप्रैल 2005 से सारे काम है कागजी काम वो कंप्लीट होकर ये किसके अधीन चल रहा है? अब सेल के अधीन हो गया। तो अब आप समझिए इसको के अंडर में 3 थे, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। ठीक है, तो अब आप यहां और समझे इस चीज को। तो ये अपना कुल्टी वाला किस में आ गया? इसको में आ गया। हीरापुर वाला भी किस में आ गया? इसको में आ गया। बर्नपुर में एक प्लांट था वो भी किस में आ गया? इसको में। तो ये 3 प्लांट तो चले गए इसको में। इसको का अधिग्रहण किसने कर लिया? भारत सरकार ने। कब किया? 14 जुलाई 1976 को। प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2005 को। और अब ये इसको जिसका 1976 में अधिग्रहण हो गया था वो भी किसके अंडर में है? इसको में 3 प्लांट, फिर इसको भी सेल के अधीन आ गया। और यहां पर मैंने कहा आरबीडीबी ये भी किसके अधीन है? सेल के अधीन हो गए। तो कितने प्लांट हो गए? 5 प्लांट है वो सेल के अधीन यहां तक हो चुके हैं। और उसके बाद अब जो वर्तमान की बात करूं तो 1923 में स्थापित जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी अब सेल के पास आ गई है। तो आप समझिए भारत में किस प्रकार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है वो डेवलपमेंट हुआ, किस सन में क्या हुआ, कौन किसके साथ मिलकर क्या बन गया। तो आज भी टिस्को है वो अपना निजी सेक्टर में चलता है जो कि जमशेदपुर, पुराना नाम सांची था, जो टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदजी टाटा ने 1907 में स्थापित किया था ये प्राइवेट सेक्टर में। तो टिस्को आज भी प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है। टिस्को आज भी प्राइवेट सेक्टर में ही स्थापित है। और इसके संदर्भ में एक बहुत प्यारी बात है भी भारत का पहला बड़ा कारखाना है जहां पर भारत का 20% जो स्टील है, इस्पात है, वो तैयार होता है। तो भारत का 20% स्टील कहां पर तैयार होता है? टिस्को में यानी जमशेदपुर में तैयार होता है। तो आपको इस लोकेशन को अच्छे से नक्शे के हिसाब से भी तैयार करना है, कौन सा कहां पर है। पिछले वीडियो में मानचित्र की सहायता से भी हमने इन प्लांटों की जगह हमने देखी है भी कौन सा किस प्रकार कहां स्थापित है। अब एक चीज और यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है अपनी भी प्रोडक्शन के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इस बात को भी हम लगे हाथ समझ लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा 2014 के आंकड़ों के हिसाब से बात करूं, 2014 के आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो कच्चे स्टील के प्रोडक्शन में पहला स्थान आता है चाइना का, चीन का है, दूसरा स्थान आता है जापान का और तीसरा स्थान आता है अमेरिका का यूएसए और चौथा स्थान है अपने इंडिया का, भारत का। तो ध्यान दीजिए 2014 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला चाइना, दूसरा जापान, तीसरा यूएसए और चौथा भारत है। अब बात आती है 2015 के आंकड़ों की। तो आपको यह समझना है 2015 में भारत की जो पोजीशन है वो अब तीसरे नंबर की है। आपको 14 और 15 के आंकड़े ही बस इंडिया की पोजीशन आप ध्यान में रखिए। 2014 में स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान चौथा है और 2015 में इसका जो स्थान है वो तीसरा है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो क्लास में किस प्रकार से भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उसको हमने अच्छे से समझा है। अब बात करते हैं अपने लोहा और स्टील उद्योग का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है भी उद्योग है वो किस क्षेत्र में ज्यादा स्थापित किए जाते हैं। तो अच्छे से समझिए, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है यहां पर भी। कच्चे माल के प्राप्ति स्थान पर लोहा और इस्पात उद्योग है वो कहां ज्यादा स्थापित किए जाते हैं? जहां पर कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है।
क्योंकि कच्चे माल को दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस आयरन और स्टील में जो कच्चा माल काम में आता है वो भारी होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर खर्चा है वो ज्यादा आता है, इसलिए इसे कच्चे माल की प्राप्ति स्थल पर भी, जहां कच्चा माल मिलता है वहीं पर इसका डेरा डाल दिया जाता है। अब बात करें भी कच्चा माल कौन कौन सा काम में आता है, तो समझिए आप, एक नंबर लोहा ऐश, दूसरा आता है कोयला, तीसरा है चूने का पत्थर, चौथा है मैग्नीज, पांचवा है डोलोमाइट। तो लोहा ऐशक, कोयला, चूने का पत्थर, मैग्नीज और डोलोमाइट है, ये इस आयरन और स्टील को बनाने में काम आने वाला कच्चा माल है। भारी है इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा सा खर्चीला होता है, इसलिए ये उद्योग वहां स्थापित किया जाता है जहां पर इसकी आसानी से प्राप्ति हो जाती है। इस भारी जो उद्योग है ये इस भारी उद्योग का एक हम इस प्रकार से समझते हैं भी 1 टन, यानी 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल, भी 1 टन कच्चा लोहा बनाने में कितना कच्चा माल है वो काम में आता है। तो 1 टन अगर अपने को पिग आयरन यानी कच्चा आयरन बनाना है तो हमें एक तो ऐशक चाहिए 1.5 टन। याद है छोटी क्लास में आप ऐशक पढ़ते रहे हो, लोहे के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट, वही चीजें। तो ऐशक चाहिए 1.5 टन, 1.5 टन। कोयला चाहिए आपको लगभग 1.4 टन, यानी लगभग 1.5 टन के आसपास ही हो गया। चूना पत्थर चाहिए 0.3 टन, मैग्नीज चाहिए आपको 0.1 टन और डोलोमाइट चाहिए आपको 0.1 टन। तो आप देख पा रहे हो लोहा ऐशक और कोयला ज्यादा चाहिए, उसके अलावा चूना पत्थर, मैग्नीज और डोलोमाइट भी चाहिए, उसके अलावा पानी भी चाहिए भाई, लाइट भी चाहिए, वो चीजें तो है ही है, ठीक है। तो लोहा ऐशक कोयला इसको ज्यादा चाहिए। अगर इन सबको जोड़ें, एक मोटा मोटा आइडिया लें, तो आप यहां समझ पाएंगे भी 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए लगभग 3.5 टन या मोटा मोटा आप 4 टन ही कह लो, भी 1 टन लोहा बनाने के लिए हमें 4 टन के आसपास कच्चा लोहा चाहिए, कच्चा माल चाहिए। 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 4 टन के आसपास कच्चा माल चाहिए। तो 4 टन में से हमें कितना मिलेगा? 1 टन। आपको समझ में आ रहा है ना, यानी उसके वेट में लॉस हो रहा है। 3 तो ऐसे ही चला जाएगा वेस्ट के रूप में, तो यानी इसलिए कहा जाता है भी इसमें भार का हांस होता है, लॉस होता है। भी 4 टन माल लेंगे और 1 टन हमें प्राप्त होगा, इसलिए कहा जाता है भी लोहा आयरन जो स्टील उद्योग है वो भार हरांस यानी लॉस उद्योग है, क्योंकि ज्यादा माल यूज होता है और कम हमें प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे स्थानीयकरण का मतलब क्या है। जहां कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है वहां पर आयरन और स्टील उद्योग की स्थापना की जाती है। और इसमें कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें ऐशक चाहिए लोहे का, हमें कोयला चाहिए, हमें चूने का पत्थर चाहिए, हमें डोलोमाइट चाहिए, हमें मैग्नीज चाहिए। फिर हमने ये भी बात कर ली भी 1 टन लोहा बनाने के लिए हमें कितना कच्चा माल चाहिए। तो अब आप इस बात को अगर अच्छे से समझ गए हो तो अगले बिंदु पर बात करते हैं, जो हमें यह बताना चाह रहा है भी इस कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर अगर हम देखें तो भारतवर्ष के अंतर्गत उद्योग की स्थापना है जो 4 विभिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में हुई है, इसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो भारत में इस उद्योग की स्थापना 4 विभिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में हुई है। वो कौन सी है? एक तो कोयला क्षेत्र के निकट। कौन कौन से? आप ध्यान दीजिए, हम बार बार नाम पढ़ रहे हैं, याद हो जाने चाहिए आपको। कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर और दुर्गापुर, ये चारों पश्चिम बंगाल में है। ये चारों और साथ में बोकारो। बोकारो कहां है? झारखंड में। तो कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, दुर्गापुर और बोकारो, ये 5 जो प्लांट है ये कोयला क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं ताकि आसानी से है वो कोयला प्राप्त हो जाए। आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कोयला क्षेत्र के निकट कौन से प्लांट लगाए गए हैं। दूसरा बात करें लोहा ऐश क्षेत्र के निकट कौन से प्लांट लगाए गए हैं, तो अपना राउरकेला जो उड़ीसा में है, अपना भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है,
अपना भद्रावती और विजयनगर जो कर्नाटक में है और सेलम जो तमिलनाडु में है, ये 5 प्लांट हैं वो लोहा अयस्क क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं। तो जहां कोयला आसानी से मिल रहा है वहां ये 5 लगाए गए हैं, जहां लोहा आसानी से अयस्क के रूप में प्राप्त हो रहा है वहां पर ये 5, तो 10 हो गए, उसके अलावा 2 बचे। टोटल हम 12 प्लांट की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद आता है इन दोनों के बीच, जहां कोयले और लोहा अयस्क दोनों के बीच में भी एक जगह कोयला मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह लोहा अयस्क मिल रहा है, तो क्यों न दोनों के बीच में इंडस्ट्री है वो स्थापित कर दी जाए। तो ऐसा उदाहरण कौन सा है? ऐसा उदाहरण है जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेदजी टाटा द्वारा जो टिस्को की स्थापना की गई 1907 में, 1907 में स्थापित जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है वो कोयला और लोहा अयस्क क्षेत्र के मध्य में है। और आपको यह भी पता है ये निजी सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर में चलने वाली कंपनी है। और उसके बात करें चौथा रूप जो है तटीय क्षेत्र और व्यापार की सुविधा। जहां तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे हो, बंदरगाह पास में हो, ताकि आसानी से माल को लाना ले जाना यानी व्यापार करना आसान रहे, वो है अपना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश है, वो तटीय क्षेत्र और व्यापार की सुविधा वाला स्टील प्लांट है। तो आप समझ गए होंगे भी 4 प्रकार की स्थितियां बनती है भारत में, भी कौन सा कहां है ये आपको अच्छे से समझना है। हमने कहा कोयला और लोहे के अलावा भी हमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, सस्ता परिवहन चाहिए, धन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, बाजार की समीपता है। इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है जब हम किसी भी उद्योग की स्थापना करते हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं अपने भारत में, मैंने कहा ये 12 लोकेशन है, इन 12 लोकेशन को अब हम 10 प्लांट के संयंत्र के हिसाब से पढ़ रहे हैं। 3 कंपनी हो गई, ठीक है, और 7 जो हमारे प्लांट हो गए, उन 7 प्लांट का स्थानीयकरण करते हैं अब हम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे भी जो यूनिट है, जैसे चाहिए वो बोकारो है, चाहे राउरकेला है, भिलाई है, चाहे जमशेदपुर है, ये जो इकाई है इसको लोहा अयस्क किस जगह से प्राप्त होता है, इसको कोयला है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, और कहां से ये जल की प्राप्ति करता है, किस नदी का पानी उस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब एक टेबल के माध्यम से इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आयरन और स्टील की विभिन्न यूनिट पर बात कर लेते हैं। अब भी कहां से लोहा अयस्क प्राप्त होता है, उसे कहां से कोयला और कहां से जल की प्राप्ति होती है। तो शुरू करते हैं। नंबर एक है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है। इसको लोहा अयस्क की जो प्राप्ति होती है वो नोवा मंडी झारखंड से और बादाम पहाड़ ओडिशा से प्राप्त होती है। कोयला प्राप्ति की बात करें तो ये झरिया बोकारो जो झारखंड में है वहां से कोयला प्राप्त करता है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल से भी ये कोयला प्राप्त करता है। पानी की सप्लाई इसको स्वर्णरेखा नदी और खारकाई नदी से होती है। स्वर्णरेखा और खारकाई नदी का पानी है वो टिस्को यानी जमशेदपुर प्लांट को पहुंचता है। दूसरी बात करें अपना इसको जो बर्नपुर में है 1918 में स्थापित। लोहा अयस्क ये सिंह भूमि झारखंड से प्राप्त करता है, और कोयला है वो झरिया झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्राप्त करता है। पानी प्राप्त होता है इसको बराकार नदी से जो कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। तीसरी बात करें विस्को की, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की बात करें भद्रावती वाले की, तो इसको लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है बाबा बुदन पहाड़ी से और केमान गुंडी से जो कि कर्नाटक में ही है। और कोयला ये स्थानीय वनों की लकड़ी से प्राप्त करते हैं, यानी स्थानीय जो जंगल होते हैं वहाँ की लकड़ी से यानी कास्ट कोयले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉनिक भट्टी यानी विद्युत भट्टी का भी ये इस्तेमाल करने लग गए थे। पानी इसको भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। अब बात करें राउरकेला उड़ीसा वाले प्लांट की, तो इसको जो लोहा अयस्क है वो केओंझर और सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है। कोयला ये झारखंड के झरिया से प्राप्त करता है। पानी की प्राप्ति इसको कोयल और शंख नदी से होती है। कोयल नदी और शंख नदी से पानी प्राप्त करता है। अगली बात करें अपने भिलाई की, भिलाई जो प्लांट है छत्तीसगढ़ वाला, ये लोहा अयस्क प्राप्त करता है डल्ली राजहरा से।
छत्तीसगढ़ के डल्ली राजहरा से ये लोहा एशक प्राप्त करता है। कोरबा और करगाली से ये कोयले की प्राप्ति करता है और पानी की प्राप्ति ये तंदुला बांध से मिलती है इसको। तो तंदुला बांध से पानी की प्राप्ति किसको होती है? भिलाई वाला जो स्टील प्लांट है उसको होती है। आगे बात करें अपने दुर्गापुर प्लांट की बात करें तो इसको लोहा एशक है वो नोवा मंडी और गुआ से प्राप्त होती है। नोवा मंडी और गुआ दोनों झारखंड में है। कोयले की प्राप्ति ये झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्राप्त करता है। पानी इसको दामोदर नदी से प्राप्त होता है। अगले प्लांट की बात करें तो बोकारो प्लांट है। बोकारो प्लांट की बात करें तो बोकारो झारखंड में है और ये क्योंझर जो कि उड़ीसा में है, क्योंझर से लोहा एशक है वो प्राप्त करता है। झरिया झारखंड से ये कोयला प्राप्त करता है। पानी इसको दामोदर नदी और बोकारो नदी से प्राप्त होता है। तो बोकारो और दामोदर नदी का पानी, झरिया से कोयला और क्योंझर उड़ीसा से लोहा एशक की प्राप्ति होती है बोकारो वाले प्लांट को। आगे बढ़ते हैं, विशाखापट्टनम की बात करते हैं। विशाखापट्टनम वाला जो प्लांट है जो 1922 में स्थापित हुआ था, इसको एशक की जो प्राप्ति होती है वो बेलाडीला खान से होती है। बेलाडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ में है और झरिया और रानीगंज से ये कोयला प्राप्त करता है। और एक अच्छा प्रश्न बनता है, 1922 में ये स्थापित हुआ, ये बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला प्लांट है। एक अच्छा प्रश्न है कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए भारत के जो कि बंदरगाह पर स्थित है, तो उसका नाम है विशाखापट्टनम प्लांट। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के विजयनगर प्लांट की बात करते हैं तो इसको जो लोहा एशक की प्राप्ति होती है वो लोकल होती है, यानी कर्नाटक के उसके आसपास की, हमने पढ़ा ना ऊपर बाबा बुदन की पहाड़ी के मानगुंडी, वहीं से ये लोहा एशक की प्राप्ति है वो कर लेता है। कोयले की प्राप्ति भी उसको वहीं आसपास से, विजयनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं से इसको कोयले की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़े तो अंतिम है अपना सेलम जो कि 1982 में 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको भी लोहा एशक है वो स्थानीय क्षेत्र से ही प्राप्त हो जाता है, यानी सेलम और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहीं आसपास से इसको एशक प्राप्ति हो जाती है। कोयला ये नवेली लिग्नाइट है, वहां से इसको कोयले की प्राप्ति है वो हो जाती है। अब आप देख रहे हो दक्षिणी भारत में ये तीन, विशाखापट्टनम, विजयनगर और सेलम, ये तीनों ही प्लांट दक्षिणी भारत में स्थित है, जो कि हमें पता है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में ये स्थापित हुए थे। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना, जिसमें हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर बात की। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मैंने बहुत ही अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की और बार बार रिपीटेशन भी किया ताकि आपके दिमाग में ये नाम है, जो लोकेशन है वो चढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ आप अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।